तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स प्रो। तो इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स के वीडियो टॉपिक वाइज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग, चलो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है मनी एंड इट्स सप्लाई के बारे में। इसमें हमें पढ़ाने जा रहे हैं। पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बार्टर सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम होता क्या है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ऐसा सिस्टम जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बीट। ए जो है उसके पास है वीट, लेकिन उसको जो ज़रूरत है वो है राइस की। और जो बी व्यक्ति है उसके पास राइस है, लेकिन उसको जो ज़रूरत है वो है वीट की। तो ए पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिस पे राइस हो और वो उसकी वीट के बदले में उसे राइस दे सके। और बी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिस पर वीट हो और वो उसे वीट दे दे उसके राइस लेकर। तो ये दोनों अपने सामानों को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब अपने गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ए जो अपने वीट को बी को दे देगा और बी अपने राइस को ए को दे देगा, क्योंकि इन दोनों को सेम चीज की रिक्वायरमेंट है जो इन दोनों के पास है। तो इसे कहते हैं गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो अगला जो इसमें है वो है बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी भी यही है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर कमोडिटीज इज एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर कमोडिटीज एक्सचेंज होती है कमोडिटीज के बदले में। ये भी सेम इसी तरह है जैसे वीट एक कमोडिटी है और एक कमोडिटी राइस है। ये आपस में एक्सचेंज होती है लोगों की नीड के अकॉर्डिंग। तो गाइस, ये देखिए यहां पर जो ये है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बार्टर इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। सीसी इकोनॉमी। अब आप सीसी इकोनॉमी, सी और सी को देख के सोच रहे होंगे कि ये सी और सी है क्या। तो इस सी डिनोट करता है कमोडिटी को। तो ये जो बार्टर इकोनॉमी है ये सीसी इकोनॉमी भी कहलाता है। तो ये काफी बार 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखना। तो गाइस, इसमें मतलब काफी जो था, मतलब काफी लिमिटेशन थी इस बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। तो आइए चलते हैं उन लिमिटेशंस को एक बार देख लेते हैं। तो जो बार्टर सिस्टम की पहली लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स क्या होता है? ये होता है मतलब एक किसी ऐसे व्यक्ति को फाइंड करना, जैसे हमने इस एग्जाम्पल को देके आपको बताया था कि ए को ऐसा व्यक्ति फाइंड करना था जिसके पास राइस हो और वो उसके वीट को लेकर उसे राइस दे दे। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना काफी कठिन होता था, क्योंकि ये काफी रेयर केस में होता था और बहुत ही मुश्किल होता था कि एट द सेम टाइम दोनों व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल हो पाए। तो जो बार्टर सिस्टम का जो लिमिटेशन थी वो ये पॉइंट है, ये उसमें काफी मैटर करता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जी हाँ, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट हमें बताता है कि मतलब पहले जो था, जो मतलब आज की डेट में जैसे हमारे पास मनी है, तो मनी के आने से क्या हो गया है कि हम जो किसी भी चीज़ की वैल्यू है उसको हम इजीली देख सकते हैं। जैसे हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे और वहाँ उसको जाकर कहेंगे कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए, तो हमें पता है कि 1 किलो चीनी वो हमें बता देगा कि 1 किलो चीनी का प्राइस है 40 रुपये। तो हम उसको 40 रुपये देकर 1 किलो चीनी इजीली से ले सकते हैं। तो लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा चीज़ों का प्राइस फिक्स नहीं था, क्योंकि पहले मनी तो थी नहीं, चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती थी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता था
कि मतलब किसी भी कमोडिटीज़ के बीच में प्राइस तय करना। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है अमन और एक है विनय। अब अमन के पास व्हीट है और विनय की जो है वो शूज़ की शॉप है। तो अमन को चाहिए शूज़, अमन को शूज़ की रिक्वायरमेंट है और विनय को है व्हीट की रिक्वायरमेंट। तो अमन ऐसे व्यक्ति को फाइंड करेगा पहले जो जिसके पास शूज़ हो, वो अपने शूज़ को सेल कर रहा हो। वो ऐसे शॉपकीपर के पास जाएगा जो जिसको व्हीट की रिक्वायरमेंट हो, ताकि वो उसे अपना व्हीट प्रोवाइड करा के अपना व्हीट देकर उससे शूज़ खरीद सके। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनको पता चलेगा कि अमन अपने व्हीट को विनय को दे देगा और विनय अपने शूज़ को अमन को दे देगा। तो लेकिन इसमें क्वांटिटी काफ़ी मैटर करती थी, क्योंकि जो व्हीट थी वो अब ऐसे पता नहीं लगता था कि कितनी क्वांटिटी दें, तो इसमें काफ़ी मतलब परेशानी होती थी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जी हाँ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या होता था, पहले जैसे मनी है, मनी को हम इजीली भी कहीं पर भी रख सकते हैं। हम अपनी पॉकेट में कीप करके रख सकते हैं, हम अपने घर में रख सकते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मनी नहीं थी हमारे पास। लेकिन मनी के आने से ईजी हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे व्हीट है, क्योंकि ये कमोडिटीज़ एक्सचेंज होती थी कमोडिटीज़ के बदले में। जैसे व्हीट है तो व्हीट को स्टोर करने के लिए तो काफ़ी स्पेस चाहिए, तो ये काफ़ी स्पेस गैदर करता था। लेकिन मनी के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आगे हम अब पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। तो मनी क्या है? मनी वर्ड सुन के आपके मतलब माइंड में क्या आता है? मनी एक ऐसी चीज़ है मतलब जो कहीं भी इजीली एक्सेप्टेबल है। मतलब कोई भी, आप कहीं भी किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, अगर आप उसको मनी देते हो तो वो आपको कोई भी मतलब जो आपको चीज़ चाहिए वो इजीली प्रोवाइड कर देगा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी मनी लेने से मना नहीं करता। और यार सबको अच्छी लगती है मनी, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। हाँ, तो ये सभी जगह एक्सेप्टेबल है, कोई भी इसे लेने से बिल्कुल भी मना नहीं करता है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या हुआ करता था कि कमोडिटीज एक्सचेंज हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे पास मनी है, तो हम जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है। जैसे हम किसी को, मान लो हमने किसी शॉपकीपर के पास गए, हमने उससे 500 रुपये दिए, लेकिन हमारा जो सामान है वो 400 रुपये का है, तो वो हमें एक्सचेंज में कोई दूसरी चीज़ नहीं देगा, हमें हमारे 100 रुपये वापस कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो इसमें है मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो मनी सप्लाई क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम एक बार। मनी सप्लाई, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो गाइज, यहां पर आपको ध्यान देने की काफी जरूरत है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ए स्टॉक पर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वो है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पास पब्लिक पे कितनी मनी होल्ड करती है पब्लिक, तो उसे कहते हैं हम मनी सप्लाई। और दोस्तों, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है कि मनी सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है या फिर एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो कैसे देखा जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो कैसे मेजर करा जाता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि जो मनी सप्लाई है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। जैसे मान लो आज डेट है 19 मई, ठीक है फ्रेंड्स, तो 19 मई आज की डेट पर जो पब्लिक ने जितनी भी करेंसी होल्ड की हुई है अपने पास, उसे कहेंगे हम मनी सप्लाई। तो मेजर कैसे होती है फ्रेंड्स मनी सप्लाई? तो मनी सप्लाई कैसे मेजर की जाती है? मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M1
M2, M3 और M4 4 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, और कैसे कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। वैसे ये आपकी जो सिलेबस है वो उसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। M1 क्या होता है? M1 को कैलकुलेट करने के लिए करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जितनी भी करेंसीज और कॉइन पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स जो डीडी रहते हैं बैंक के पास वो, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जितने भी अदर डिपॉजिट है आरबीआई के पास उन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास M1 आ जाएगा। M2 को कैलकुलेट करने के लिए M1 में जितनी भी चीज़ें हमने कैलकुलेट करी है उसको प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग्स होती हैं उनके डिपॉजिट हमें ऐड करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। तो M3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं? M3 को कैलकुलेट करने के लिए M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, M1 को प्लस करेंगे जितनी भी चीज़ें M1 में, प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट जैसे आप सब जानते हो कि हम बैंक्स में FD वगैरह करा लेते हैं, ये होता है टाइम डिपॉजिट। और M4 को कैलकुलेट करने के लिए M3 में जैसे आप सब जानते हो कि M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट, तो M4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, लेकिन इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे NCS मींस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करके सारा हम इसमें प्लस कर देंगे। तो ऐसे कैलकुलेट होती हमारी मनी सब। तो फ्रेंड्स एक फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी 4 फॉर्म्स में होती है, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडी मनी और ये है क्रेडिट मनी। तो फर्स्ट है फिएट मनी, सेकंड है फिड्यूशरी मनी, थर्ड है फुल बॉडी मनी, फोर्थ है क्रेडिट मनी। पहले देखते हैं फिएट मनी कौन सी होती है। फिएट मनी द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, वो मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इश्यू हुई हो, जैसे कि जितने भी ये नोट्स हैं 2000 के 500 के जो मार्केट में हैं सभी ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू करे जाते हैं। तो ये सारी मनी जो है ये फिएट मनी है। फिड्यूशन मनी, चलो इसको देखते हैं। द मनी विच इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के बेसिस पे इश्यू की जाती है। जैसे चेक, आप जानते हो चेक इशू करे जाते हैं तो वो ट्रस्ट के बेसिस पे इशू किए जाते हैं। तो ऐसी जो इनको कहते हैं हाँ फिड्यूशरी मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? द मनी होज मनी वैल्यू इज इक्वल टू इट्स कमोडिटी वैल्यू, ऐसी मनी मतलब जिसकी खुद की वैल्यू उसकी कमोडिटी की वैल्यू के बराबर हो। मतलब जैसे कोई मनी है, वो 1 रुपए का कॉइन है, अगर वो मतलब मान लो लोहे का, आयरन का बना हुआ है और उसकी कमोडिटी जिस चीज से वो बना हुआ है उसकी कमोडिटी की वैल्यू भी उसके बराबर है, तो ऐसी मनी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। मतलब कि उसकी जो वैल्यू है मनी की, वो जिस चीज से वो बनी हुई है उसकी कमोडिटी के बराबर है। फोर्थ पॉइंट पर हम आते हैं जो कि है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी क्या होती है? द मनी दैट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू, ऐसी मनी जिसकी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो। जैसे कि एग्जांपल नोट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि ये जितने भी नोट्स हैं मार्केट में 200, 500, 100, 200 और ये सभी, इनकी जो खुद की वैल्यू है, इनकी वैल्यू काफी ज्यादा है इनकी कमोडिटी वैल्यू से, तो देख सकते हो आप, इसी मनी को कहते हैं हम क्रेडिट मनी। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं, और जो बैंकिंग की वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।